नमस्कार। मैं राकेश कुमार शर्मा, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय बहरोड, अलवर, राजस्थान, आप सभी का स्वागत करता हूं। सबसे पहले कोविड-19 पर मैं 2 शब्द कहूँगा। कोविड-19 महामारी पूरे विश्व को अपने चपेट में लिए हुए है। इसका कोई वैक्सीन नहीं है, इसलिए हमें इससे सुरक्षित रहना है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हमें अपने को और अपने परिवार और पूरे देश को सुरक्षित रखना है। इस सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ जो लॉकडाउन हुआ और अब जो धीरे धीरे अनलॉक का द्वितीय फेज चल रहा है, तो हमें यह भी देखना होगा कि देश की आर्थिक व्यवस्था चरमराए नहीं और समाज में माहौल सही रहे, शैक्षिक माहौल भी सही रहे, क्योंकि मार्च से ही लॉकडाउन घोषित होने के बाद से न तो परीक्षाएं हुई और न ही अब शिक्षक और विद्यार्थी अपना आपस में तालमेल कर पा रहे हैं। देखिए, मैं सबसे पहले तो प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को द्वितीय वर्ष में क्रमोन्नत होने पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। अब वे बीए द्वितीय वर्ष में अध्ययन करेंगे। बीए प्रथम वर्ष में हमने हिंदी साहित्य के इतिहास पर चर्चा की और उसके हिंदी साहित्य के आदिकाल एवं भक्तिकालीन साहित्य पर गहराई से अध्ययन किया। इस बार बीए द्वितीय वर्ष के मत्स्य विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में हमने अपने व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आप सभी विद्यार्थियों को बीए द्वितीय वर्ष का पाठ्यक्रम प्रेषित कर दिया है। उसे आप अच्छे से देखें और उस पाठ्यक्रम के आधार पर ही हम आगे पठन पाठन का कार्य करेंगे। सबसे पहले मैं यह बता दूं कि बीए द्वितीय वर्ष में केवल रीतिकालीन काव्य पर ही चर्चा होगी। प्रथम पेपर में रीतिकालीन काव्य है और द्वितीय जो प्रश्न पत्र है उसका नाम है एकांकी एवं नाटक। तो पहले हम रीतिकालीन काव्य पर चर्चा करेंगे। बीए प्रथम वर्ष की कक्षा में आप लोगों ने आदिकाल एवं भक्तिकाल पर चर्चा सुनी और उस पर गहराई से अध्ययन भी किया। आज हम रीतिकाल पर चर्चा करेंगे। जैसा कि नाम से ही विदित है, रीतिकाल, रीति अर्थात मोटे अर्थों में हम समझें तो रीति का अर्थ है एक परंपरा, एक प्रथा, एक मार्ग, एक परिपाटी, अर्थात एक ऐसा रास्ता, एक ऐसी प्रथा जो प्राचीन काल से चली आ रही है। अब सबसे पहले हम रीतिकाल की पृष्ठभूमि के बारे में बातचीत करेंगे। देखिए, रीतिकाल का समय यदि मैं आपसे शेयर करूं, बताऊं, तो रीतिकाल का समय विक्रम संवत 1700 से 1900 तक का माना जाता है, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में माना है। हम रीतिकाल की पृष्ठभूमि के बारे में बातचीत कर रहे हैं और आज का विषय भी हमारा रीतिकाल की पृष्ठभूमि ही है। रीतिकाल से आशय है हिंदी साहित्य के उस काल से है जिसमें काव्य रीति या प्रणाली के अंतर्गत रचना करना एक प्रधान साहित्यिक प्रवृत्ति बन गई थी। प्रधान साहित्यिक प्रवृत्ति यानी जो मुख्य जो प्रवृत्ति थी वो रीति थी। रीति, कवित्व रीति एवं सुकवि रीति जैसे शब्दों का प्रयोग इस काल में बहुतायत में होने लगा था। यही कारण है कि शुक्ल जी ने इस काल को रीतिकाल कहना ही उचित समझा
अर्थात इस काल में रीति बहुतायत में होने लगी थी। काव्य रीति के ग्रंथों में काव्य विवेचन करने का प्रयास किया जाता था। काव्य का विवेचन करना, हिंदी में जो काव्य विवेचन इस काल में हुआ उसमें इसके बहाने मौलिक रचनाएं भी की गई। मौलिक रचनाएं अर्थात अपने खुद के स्व विवेक से रची गई रचनाएं, जिनमें इधर उधर की कोई भी लिपापोती नहीं थी। यह प्रवृत्ति इस काल में प्रधान रूप से बनी रही, लेकिन इस काल की कविता प्रधानतः श्रृंगार रस की है। इसलिए कुछ विद्वान इस काल को श्रृंगार काल भी कहते हैं। इसको श्रृंगार काल नाम देने वाले विद्वानों में विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का नाम शामिल किया जाता है। तो सभी विद्यार्थी नोट कर लेंगे कि रीति काल नाम तो दिया शुक्ल जी ने और इसका श्रृंगार काल नाम दिया आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। ये 2 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है। श्रृंगार और रीति यानी इस काल की कविता की वस्तु और उसका रूप किस प्रकार एक दूसरे से जुड़ गए, इसे जानना समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम इसको सबसे पहले हिंदी साहित्य में जो रीति आई उससे जोड़ेंगे। सबसे पहले रीति को हम संस्कृत काव्य शास्त्र के साथ जोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे। देखिए, संस्कृत में जो काव्य विवेचन या जो शास्त्रज्ञ आचार्य जो विवेचन करते थे वे कवि नहीं बल्कि आचार्य होते थे। वे काव्य विवेचन के दौरान प्रसिद्ध कवियों की रचनाओं को उद्धृत करके अपनी बात समझाते थे। रीति काल के हिंदी शास्त्र पर विचार करने वाले मूलतः आचार्य नहीं, वे कवि थे। अर्थात आचार्य लोग अपने मूल ग्रंथों पर विचार करते हैं। कवि एक सामान्य कवि होता है, इसलिए उन्होंने नायकों नायिकाओं, रसों, अलंकारों, छंदों आदि के विवेचन पर कम बल्कि इनके दिए गए लक्षणों और उदाहरणों के रूप में रचनाओं पर अधिक ध्यान दिया। नायक नायिका भेद, रसों पर, छंदों पर, अलंकारों पर, इन पर तो विवेचन कम किया, लेकिन इनके जो लक्षण बताए अर्थात लक्षण ग्रंथों पर और उदाहरणों पर इन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया है। इन्होंने अन्य कवियों की रचनाओं के उदाहरण नहीं दिए हैं, अर्थात इन्होंने खुद अपनी रचनाएं की हैं। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि इन्होंने खुद ही अपनी कविता रची है। इसलिए इस काल में आचार्य और कवि दोनों एक ही व्यक्ति होने लगे। इससे यह स्पष्ट होता है कि इस प्रणाली के कारण रीति काल में सुंदर रचनाएं बहुत अधिक मात्रा में लिखी गई, अर्थात कवियों ने अपने आप को आचार्य सिद्ध करने के लिए इस काल में अपने पांडित्य का भरपूर प्रदर्शन किया। इस कारण से इस काल में बहुत ही अच्छी अच्छी रचनाएं लिखी गई हैं। भक्ति मूलतः प्रेम ही है। भक्तिकालीन प्रेम या श्रृंगार में धार्मिकता का आवेश धीरे धीरे क्षीण होता गया, क्योंकि भक्तिकाल के बाद रीतिकाल आया है, इसलिए भक्तिकाल पर भी थोड़ी सी चर्चा करनी आवश्यक है। भक्तिकाल का अलौकिक श्रृंगार रीतिकाल में आकर लौकिक श्रृंगार बन गया था। सच्ची बात तो यह है कि यह वास्तविक लौकिक श्रृंगार भी कम ही बना था,
अर्थात केवल कुछ लोगों यानी अवकाश भोगी वर्ग के मनोरंजन का ही केवल ये साधन बना था, सब लोगों का नहीं। केंद्र में एक शक्तिशाली सत्ता थी, सामंतगण उसके अधीन थे, अतः परस्पर लड़ने झगड़ने का भी अवकाश नहीं था। जिन सामंतों ने अधीनता स्वीकार कर ली थी वे चैन से विलास करते थे। रीतिकालीन काव्य अधिकांशतः इस विलासिता का साधन एवं प्रसाधन है, अर्थात इस काल में विलासिता पर अधिक ध्यान दिया गया कि मैं अपने राजा को किस तरह से ज़्यादा खुश रख सकता हूँ। तो राजा को खुश करने के दो आसान तरीके हैं, या तो राजा की प्रशंसा करो, उसकी प्रशस्ति, या फिर नारी से संबंधित नक्षिक वर्णन। इन सामंतों के जीवन और रुचि में एक रसता एवं ठहराव है। इस एक रसता और ठहराव का कारण यह है कि निर्दिष्ट जीवन प्रणाली में काल यापन, अर्थात जिस तरह की उन्होंने जीवन प्रणाली बना ली थी उसी अनुसार वो अपना जीवन यापन कर रहे थे, न अपने से भिन्न या विपरीत जीवन से कोई टकराव, न उसकी चिंता, यानी उन्हें किसी से कोई लेना देना नहीं था। यह निर्दिष्ट जीवन प्रणाली ही इनकी रुचि की कविता में रीति बन गई, अर्थात जो उनकी जीवन प्रणाली थी भोग विलास, वही कविता के रूप में उनकी रुचि ही उनकी रीति बन गई। यहाँ काव्य रीति और जो ठहरा हुआ श्रृंगार है इस निष्क्रिय सामंती रुचि में ढल गए हैं, अर्थात जो अन्य काव्य धाराएं हुई जिनमें न केवल श्रृंगार है बल्कि वीर रस भी है, वो कविताएं यहाँ शामिल की गई हैं, लेकिन वो थोड़ी सी कम रुचि की रही। जैसे शिवाजी, छत्रसाल आदि जैसे सक्रिय सामंतों की रुचि की कविताएं इनसे थोड़ी भिन्न हो गई। अब हम इसी की पृष्ठभूमि पर थोड़ा और आगे चर्चा करते हैं और देखते हैं कि रीति से क्या अर्थ है। अर्थात रीति से अर्थ यह निकालना चाहिए कि इस काल में वास्तविक श्रृंगार जो प्रेम का रूप था और भक्ति, यह अन्य प्रकार की कविताएं नहीं हुई। यानी रीति का जो अवलंब या सहारा लेकर भी कवियों ने जो सामान्य ग्रस्त है उसके जीवन के सीमित ही सही लेकिन बहुत ही मार्मिक चित्र उन्होंने खींच दिए हैं। प्राकृत और अपभ्रंश साहित्य में भी प्रचुर मात्रा में जो श्रृंगार है, नीति की मुक्त रचनाओं की धारा है, वह रीति काल में प्रभावशाली ढंग से दोबारा से पुनः प्रवाहित होती दिखलाई पड़ती है। भक्ति काल में भक्ति के आवेग के सामने यह छिप सी गई थी, क्योंकि वहाँ भक्ति प्रमुख हो गई थी, बाकी जो रीति थी वो छिप गई थी। लेकिन यहाँ रीति काल में पुनः रीति ने काव्य पर अपना कब्जा जमा लिया। इसी कारण हाल कवि द्वारा लिखी गई गाथा सप्तशती और आर्या सप्तशती जैसी अपभ्रंश के मुक्तकों के समान सरस मनोहारी रचनाएं रीति काल में प्रचुर मात्रा में लिखी गई हैं। इन रचनाओं में सामान्य जनजीवन और परिवार में व्याप्त प्रेम, उल्लास, मिलन, विरह की हृदय हारिणी अभिव्यक्ति इसमें हुई है। शुद्ध ऐतिहासिकता परक सरस मुक्तकों की रचना की दृष्टि से रीतिकाल एक बेजोड़ काल माना जाता है, क्योंकि यह
मुक्तकों की रचना की दृष्टि से बेहतरीन काल माना जाता है। भक्ति काल की कविताओं की परंपरा इस काल में समाप्त नहीं हुई, किंतु कबीर, सूर, जायसी, तुलसी, मीरा इन जैसे लोक संग्रही मानवीय करुणा वाले उत्कृष्ट भक्त कवियों के सामने इस काल के भक्त कवि कहीं नहीं ठहरते। इसलिए भक्ति काल इस काल की क्षीयमाण काव्य धारा है, वह भी अपने को काव्य रीति में ढाल रही थी। यही कारण है कि इस काल के प्रारंभ में ही ऐसे अनेक कवि दिखलाई पड़ते हैं जिनका विषय तो भक्ति है, किंतु लगते हैं रीतिकाल के कवि। ऐसे कवि वस्तुतः रीतिकाल के ही कवि माने जाने चाहिए। वैसे तो जैसे कि केशवदास, कवि गंग, कवि सेनापति, कवि पद्माकर आदि इसमें शामिल किए जाते हैं। इनकी भक्ति भी ठहरी हुई है और एक रस है। इसी प्रकार इस काल में रीतिकाल से हटकर स्वच्छंद प्रेम काव्य भी रचा गया, जिसमें काव्य कौशल होते हुए भी प्रेम, विशेषतः विरह की तीव्र व्यंजना, यानी प्रेम की जो पीड़ा है, विरह की जो पीड़ा है, उस पर चर्चा हुई है। ऐसे कवियों की रचनाओं पर सूफी कवियों के प्रेम की पीर का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है, और ऐसे जो कवि हैं उन कवियों की श्रेणी में घनानंद प्रथम स्थान रखते हैं। स्वच्छंद प्रेम मार्ग पर चलकर रचना करने वाले अन्य कवि जैसे आलम, बोधा, ठाकुर आदि हुए हैं। तो रीतिकालीन जो पृष्ठभूमि है उसमें हम